चुनावी दंगल की इस वक्त की बड़ी खबर आपको अपडेट के साथ बता दें। गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की सरकार है। छठी बार गुजरात में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। सूबे में चला मोदी मैजिक एक बार फिर से और पहाड़ पर भी कमल खिला है। बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। हिमाचल में भी बीजेपी बहुमत में नजर आ रही है। ये बड़ी खबर और ये अपडेट इस वक्त आपके सामने। बिल्कुल, तो गुजरात से बीजेपी के लिए बड़ी खबर। 22 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। सत्ता से दूर रहना पड़ेगा गुजरात में कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी की लगातार सक्रियता के बाद भी। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के लिए यकीनन गुजरात और हिमाचल से बड़ी खबर आई। हम आपको बीजेपी के जश्न की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, रायपुर और कोलकाता से, जहां पर कार्यकर्ता इस जीत के बाद गदगद। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। ढोल नगाड़ों की धुन पर महिला कार्यकर्ता हाथ में बीजेपी का झंडा लहराते हुए नाचती गाती नजर आ रही हैं। और ये उत्साह ही है जो एग्जिट पोल के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा था। और चूंकि अब जो परिणाम है वो लगभग साफ हो चुके हैं, तो ये अब सड़कों पर उतर आए हैं जश्न मनाने के लिए। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जीत बड़ी है। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जलवा भी कायम है। गुजरात और हिमाचल में धमाकेदार जीत के साथ बीजेपी ने साबित कर दिया है कि जो जीता वही सिकंदर। गुजरात में न सत्ता विरोधी लहर काम आई, न जातिवाद का कार्ड, न हार्दिक न राहुल। एक बार आग लग जाती है तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। चला तो सिर्फ और सिर्फ मोदी का मैजिक। एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की फतेह, एक बार फिर हिमाचल में खिला कमल। गुजरात में तमाम सियासी अटकलों और उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार बाजी बीजेपी के हाथ लगी और कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। शुरू में काउंटिंग के वक्त गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। एक वक्त तक रुझानों में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलकर बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच गई थी, लेकिन फिर अचानक पासा पलटा और बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़कर ऐसी बढ़त बनाई जिससे कांग्रेस दूर दूर तक नहीं पहुंच पाई। गुजरात ने अपना फैसला सुना दिया और ये फैसला था नरेंद्र दामोदर मोदी के पक्ष में। बीजेपी को गुजरात ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी स्पष्ट बहुमत मिला। इस डबल जीत का प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस तरह विक्ट्री साइन दिखाकर स्वागत किया। हम लोगों की अपेक्षा के अनुरूप ही चुनाव परिणाम आ रहे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है और बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमारी गवर्नमेंट बनेगी। गुजरात में 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 61 सीटें मिली थी। इस चुनाव में जहां बीजेपी की सीटें घटी हैं, तो वहीं हार के बाद भी कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। लेकिन अब बीजेपी इस हार को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की पहली हार बता रही है। गुजरात की अस्मिता को ठेस पहुंचाया। स्टेज पर तो यहाँ ताजपोशी में कहा मैं जोड़ता हूँ, गुजरात को तोड़ने का काम किया, लेकिन गुजरात की अस्मिता टूटी नहीं। हिमाचल की गद्दी चली गई। ये राहुल गांधी की पहली हार है। दोनों का दोनों राज चला गया। गुजरात की सत्ता में बीजेपी लगातार पिछले 2 दशक से काबिज है। कांग्रेस भले ही गुजरात में सत्ता का वनवास नहीं खत्म कर पाई हो, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 22 सालों में सबसे बेहतर नतीजे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या हम लोग की जो है चूक हो गई कहीं पर, जो उसके लिए हर एक चुनाव से सीख लेते हैं। इस चुनाव से भी हम लोग सीख लेंगे कि क्या क्या गलती हुई है। भले ही गुजरात में पिछले 3 चुनाव में नरेंद्र मोदी गुजरात में रहे, लेकिन इस बार भी वो दिल्ली की सत्ता संभालने के साथ साथ गुजरात में भी पूरी तरह सक्रिय रहे। वहीं इस बार गुजरात में राहुल गांधी ने पूरे जी जान से लड़ाई लड़ी और उन्होंने कांग्रेस का गुजरात में सियासी वनवास खत्म करने के लिए दिन रात एक कर दिया। लेकिन आखिरकार जीत का सेहरा बीजेपी के सिर ही बंधा। इस जीत के नायक एक बार फिर बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अहमदाबाद से पूरा पटेल और धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। और इसी रिपोर्ट से जुड़ा सवाल उमाकांत लखेड़ा सर आपसे, जो पार्टी के भीतर रहकर नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा करते रहे हैं, आपको लगता है कि गुजरात और हिमाचल की जीत उन तमाम लोगों के सवालों का एक जवाब है? देखिए, बीजेपी के सर्वमान्य नेता, देश के लोकप्रिय नेता आज नरेंद्र मोदी हैं। इस पर ना तो किसी को बहस होनी चाहिए, ना इस पर किसी को डिस्प्यूट है। मुद्दा ये है कि
तमाम ताकत झोंकने के बाद भी अगर बीजेपी 100, 99, 98, 102, 106 पर जाकर के ठहरती है तो ये एक बड़ा आत्मविश्लेषण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के लिए है। और जिस गुजरात मॉडल के नाम पर मोदी जी आज एक चक्रवर्ती सम्राट इस देश के बने हैं, राजा बने हैं, उस मॉडल, उस विकास के मॉडल का क्या होगा, क्या हश्र होगा। और एक कमजोर लेकिन उमाकांत लखेड़ा साहब, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, अगर 16 सीटें कम हैं इस रुझान में, और ये रुझान है, नतीजे नहीं है जी, अगर 16 सीटें कम हैं लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल है बीजेपी को, तब भी क्या ये नोटबंदी पर सवाल है, तब भी क्या ये विकास के मॉडल पर सवाल है, तब जबकि 22 साल के बाद एक बार फिर आप 5 साल अपने लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए वो तय है कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक सत्ता में आएगी। डेमोक्रेसी का एक नियम है, एक कायदा है, रूल है कि जो एक सीट से भी बहुमत होगा तो भारतीय जनता पार्टी रूल करेगी जी। इसमें कोई बहस नहीं है। हमने तो 543 की लोकसभा में राजीव गांधी की 412 लोकसभा सांसदों की प्रचंड बहुमत, इससे भी बड़ा प्रचंड बहुमत की सरकार को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा है। जो सरकार चलती है, सरकार भरोसे से, उम्मीदों से चलती है और क्रेडिबिलिटी उसका एक बड़ा भारी अंग होता है। लखेड़ा साहब, यहाँ पर समझना ये भी जरूरी है दर्शकों को कि देखिए, आप नोटबंदी और जीएसटी की बात कर रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कारोबार पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। गुजरात का जो शहरी इलाका है वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगभग सारी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल क्या ये जवाब नहीं है विपक्ष के उन आरोपों को जो जीएसटी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे? मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 22 साल में सत्ता में रहते हुए जो नेटवर्किंग की है ग्रास रूट लेवल पर, जिस तरह से उनका संगठन है, उसकी दाद देनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए किस तरह से पन्ना प्रमुख बूथ लेवल मैनेजमेंट उनका होता है, एक एक वोट का आंकड़ा होता है। कांग्रेस के लोगों को सबक सीखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस तमाम तरह ताकत झोंकने के बाद भी अगर वो सत्ता में नहीं आ पाए तो सबक कांग्रेस के लोगों को सीखना चाहिए। साहब, एक सवाल और इसी से जुड़ा जी, हमने देखा गुजरात में आंदोलन दिखा आरक्षण को लेकर, लेकिन सूरत की शहरी 12 की 12 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि जीएसटी और नोटबंदी के साथ साथ आंदोलन के मुद्दे पर भी, आरक्षण के मुद्दे पर भी जनता बीजेपी के साथ खड़ी है? देखिए ऐसा कुछ भी हो, कैडर भी हो। देखिए ऐसा है, सूरत के 2 चीजें हमको हाल के 2 साल में, 2.5 साल में देखने को मिली थी। एक तो पाटीदारों का आंदोलन, सूरत में लोगों को मारा गया, पाटीदार लोगों को घर घर में, लेकिन 12 की 12 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। इसके बाद भी मैं अपनी बात पूरा कर रहा हूं। आपको रोक रहे हैं, यहाँ पर हम पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की बात कर रहे थे। हार्दिक पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आज जो भी निर्णय गुजरात के अंदर आए हैं, हम इतना तो कह सकते हैं कि गुजरात की जनता जागरूक हुई, लेकिन अभी बहुत ही जागरूक होने की जरूरत है। पॉलिटिकली सूरत, राजकोट और अहमदाबाद के कुछ इलाकों में 12 से 15 सीटों पर जो 200 से लेकर 800 और 1000 तक जो हार जीत का जो अंतर रहा है, वहां पर ईवीएम टेम्परिंग का बड़ा मुद्दा है। गुजरात के अंदर सूरत और खास तौर पे राजकोट के अंदर मैंने देखा एक बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि जिस ईवीएम के अंदर रिकाउंटिंग हुई है उसी के अंदर कई बार चेंज हुए हैं। मतलब कोई 300 वोटों से जीत रहा हो, रिकाउंटिंग होती है तो वो 6000 वोटों से जीता हुआ है, लाखाबाई भरवाड़ की जहां तक विरंगाओं की बात है। तो ये सारी बातें ईवीएम के लिए भी सोचने वाली बात है। मैंने पिछले 3 दिनों से लगातार इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूँ और मैंने जहां जहां जिस विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो मैंने ट्वीट की थी, वो देखने वाली बात है कि वहां पर 200, 300, 400 वोटों से या भाजपा जीती या कांग्रेस जीती है। दूसरी बड़ी बात है कि ना मैं कोई राजकीय पार्टी या ना कोई मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, लेकिन स्वाभाविक है कि हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा और मजबूताई से, मतलब आने वाले 25 तारीख जल्द से जल्द इस आंदोलन को शुरू करेंगे। दूसरी एक बड़ी और समझने वाली बात ये थी कि सूरत के अंदर जो वराछा सीट है, कामरेज सीट है, वहां पर 1 लाख से अधिक पटेल समुदाय के वोट है। तो
तो वहां पर जो हार जीत का मायना रखता है वो ये नहीं रखता कि हम हारे या हम जीते, लेकिन बड़ा मुद्दा ये रखता है कि इतने सारा क्राउड सभा में होने के बावजूद भी ये सारा मामला क्यों हुआ। दूसरी एक बड़ी बात है कि कई सारे ईवीएम जो बिना सील हुए खुले थे, मतलब राजकोट ग्राम्य के अंदर था, विजय भाई रूपाणी जो सीएम थे उनके एरिया के अंदर था, मानसा के अंदर था, विसनगर के अंदर था और कामरेज और वराछा के अंदर। तो ये सारे मुद्दे भी सोचने लायक है। और बड़ी बात तो यही कहूंगा कि हमारी जो बातें थी वो हमारे स्वार्थ की नहीं, जनता के अधिकार की और स्वार्थ की थी। हार जीत मान लो जो भी हुई है, लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी को और बहुत सारे विपक्ष के दलों को भी एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए। अगर एटीएम हैक हो सकते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं। अगर रिकाउंटिंग में जो मतगणना हुई थी, अगर रिकाउंटिंग में उसके अंदर चेंज होता है तो इस पर सोचने वाली बात है। मुझे भरोसा है कि गुजरात की जनता ने जो भी निर्णय लिया है अच्छा ही लिया था, लेकिन पैसों के जोर और पूरे हमारी भाषा में हम यहाँ पर कहते हैं घटिया सोच की दिमाग की वजह से ये पूरा प्लान भाजपा की ओर से किया गया। ये कोई चाणक्य फाणक्य की रणनीति नहीं थी, ये तो पैसों का जोर और कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में जो ईवीएम का मामला चलाया वो बड़ा मुद्दा है। हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में से जल्द शुरू होगा और वही आरक्षण का मुद्दा, वही किसानों की कर्जा माफी और किसानों को सही फसल के दाम देने का मुद्दा और बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लड़ाई जारी रहेंगे। और मुझे भरोसा था, मैंने कहा था कि हार जीत मतलब भाजपा 100 सीट, 98 सीट या 102 सीट और कांग्रेस 80 सीट, 82 या 85, मतलब कोई ईवीएम पर शंका ना कर सके ऐसा माहौल बनाया गया है। कोई बात नहीं, गुजरात के अंदर टेम्परिंग करके चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले 5 साल हमारे जैसे आंदोलनकारियों के खिलाफ आपको हम पर अत्याचार तो करने पड़ेंगे, हम जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी वही खुमारी के साथ, वही अभिमान के साथ और वही दादागिरी के साथ एक क्रांतिकारी भावना से हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हार्दिक भाई, प्रमाण है आपके पास जो आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, किस प्रमाण के आधार पर आप कह रहे हैं? देखो घनी बड़ी जगह लास्ट टाइम आप देख सकते हो कि 6 या 7 पाटीदार एमएलए कांग्रेस में थे, इस बार ज्यादा हो गए। मतलब पाटीदार इलाकों में तो काफी भाजपा के खिलाफ रुझान आए, मतलब वोट डाले गए थे। लेकिन जहां तक मैं कह रहा हूँ सूरत और अहमदाबाद पूर्व और राजकोट के अंदर जो चीज देखने को मिली है वो 100% यही है, ताकि आप भी मुझे सवाल कर सके कि हार्दिक का जादू नहीं चला। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि मैं एक आंदोलनकारी हूं, मेरा काम था सिर्फ भाजपा के खिलाफ काम करना, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज पर अत्याचार किया। लेकिन बड़ा मुद्दा यही है, क्या भाजपा सत्ता के अंदर बैठ गई है तो इन करोड़ों लोगों का आंदोलन गलत था? अगर हार्दिक अकेला मांगता तो गलत था, हार्दिक के साथ 100 लोग, 50 लोग या 1000 लोग मांगते तो गलत था। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, वो एक बड़ा मुद्दा है। स्वाभाविक तौर पर हम कह सकते हैं कि भाजपा जीत गई और अब सही है कि जो जीता वही सिकंदर, चाहे वो 93 सीटों से जीता हो, लेकिन उसको हम जीत कह सकते हैं। नोटा के जो कैंडिडेट है 5 लाख वोट तो सिर्फ नोटा को मिला है, 100 और 80 का आंकड़ा भी चल रहा है, यानी कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं, जो के मुकाबले बीजेपी डाउन है। ईवीएम टैंपरिंग कैसे आखिर? देखो मैं यही कहता हूं कि आपने भी कहा कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है ताकि हम ईवीएम पर कि ज्यादा से ज्यादा शंका ना कर सके कि ईवीएम में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर लाना था तो बीजेपी 125 ला लेती और कांग्रेस को 60 तक खड़े कर देते। देखो मैं यही कहता हूँ, जो जीता वही सिकंदर। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया नहीं किया वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने ये रखता है कि जनता, आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमने वोट किया, उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि हमारा वोट सही जगह पड़ा है या नहीं पड़ा, वो एक दुख की बात है। और मैं बार बार कहता हूँ कि कैलकुलेटर के अंदर ऑफ की स्विच नहीं होती, फिर भी हम उसको ऑफ करते है। एटीएम के अंदर भी हैकिंग होती है, एटीएम के लिए भी सरकार ने कहा था कि एटीएम के अंदर हैक हो रही है, जनता को ध्यान देना चाहिए। तो ईवीएम पर भी हमें सोचने वाली बात है। दूसरी एक बड़ी बात कहता हूं कि हम ईवीएम का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द मतगणना हो और इसके अंदर कुछ गलत ना हो। लेकिन 9 तारीख और 14 तारीख का ईवीएम हमें 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन और हिमाचल का 1 महीनों तक हमें बंद कमरे में रखा गया। ये बार बार चुनाव कमीशन के अंदर लोगों ने एफआईआर मतलब
मतलब पूछा भी उनको एफआईआर भी किया अंदर की भाई यहाँ पर नमो नाम का वाईफाई क्यों चल रहा है। यहाँ पर कई ऐसी आदिवासी सीट पर जहाँ पिछले दरवाजे को तोड़कर कुछ लोग अंदर जाते, तो ये सब सोचने वाली बात है। सोचोगे तो मैं मानता हूँ कि आने वाले भविष्य में काफी अच्छा होगा। आंदोलन करेंगे आप देखो ईवीएम के अलावा ईवीएम पर मुद्दा होगा आपका। मैंने बार बार कहा था कि हम इस मुद्दे पर बड़ी बात करेंगे, बड़ी बहस भी करेंगे और काफी लड़ेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो जापान, इजराइल जो टेक्नोलॉजी के मामले में इतने बड़े देश है, फिर भी वो अपने देश का चुनाव टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं करता, तो आज हमारे देश के अंदर ये सारी बात होती है तो हमें सोचने लायक है। ऐसा क्यों है कि जो कन्वीनियंट है इंजीनियर 140-5,000 कोई प्रमाण किस आधार पे? देखो मैंने तो देखो हमें जितना भी हमारे सूत्रों के द्वारा हवालों से जितनी भी माहिती थी, मैंने नाम लिखा है, हमने नाम शायद सोशल मीडिया में कहा था। सुजल शाह नाम का एक बड़ा अहमदाबाद की एक बड़ी कंपनी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी कनेक्टिविटी है, उन्हीं के कंपनी के द्वारा ये पूरा मामला चलाया गया है। आप जहां तक देखो आदिवासी एरिया के अंदर खास तौर पर आदिवासी समुदाय और खास तक जहां ठाकुर और पाटीदार वोट बैंक है वहां पर ईवीएम का ज्यादा उपयोग हुआ है। सूरत के अंदर देखने वाली बात है कि वराछा सीट के अंदर टोटल 1,57,000 वोट टोटल वोट है, उसके अंदर पटेलों को 1,10,000 वोट है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें भी देखनी पड़ेगी, गुजरात के अंदर लोगों को भी समझनी पड़ेगी। और मैं अभी भी कहता हूँ गुजरात की जनता जागरूक हुई है, लेकिन बहुत जागरूक होने की जरूरत है। गाँव में विकास नहीं हुआ, गाँव ने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन सूरत राजकोट के अंदर ये सारा मामला बनाकर यही दिखाने वाले थे कि हमारा जो जीएसटी था वो सही था, लेकिन 150 के पार तक की जो बात थी वहां तक तो मैं मानता हूँ कांग्रेस को भी शुभेच्छा देता हूँ, कांग्रेस ने भी काफी अच्छा किया। ऐसा क्यों है? पर कितना बड़ा झटका है आपके राजनीतिक भविष्य पर? देखो मैं 23 साल का हूँ और 23 साल की उम्र में राजनीतिक भविष्य की बात तो धीरे धीरे आगे करेंगे। मतलब 23 साल और 5 28 साल का होऊंगा। 28 साल में लोग अभी यूथ के प्रेसिडेंट बनते, 30 साल की उम्र में लोग यूथ के प्रेसिडेंट बनते। मुझे जो पाना था मैंने पा लिया, जो खोना था मैंने खो लिया। मैं खुली किताब हूँ और खुली किताब के आधार पर चलूंगा। जितनी भी लड़ाई करूंगा संघर्ष वाली लड़ाई करूंगा, बुजदिलों के तरह मैं घर में बैठे नहीं रहने वाला। मेरी जो स्पष्ट बात है मैं अगले 5 दिन में शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो गाँव गाँव घूमना है लोगों को। अब तो मैं शहर में ज्यादा घूमूंगा। राहुल गांधी से आपके अच्छे संबंध है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गए हैं, आपने उनका साथ दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव आने जा रहा है, किस तरह की रणनीति आगे होगी? क्या आप कांग्रेस का मैंने स्पष्ट कहा है कि 2.5 साल के बाद सब सोचूंगा, तब तक मुझे अब घूमना है। गाँव तो ज्यादा घूमा, अब शहर में घूमूंगा, क्योंकि शहर के लोगों ने क्या क्या कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा किया होगा लेकिन ईवीएम में गड़बड़ हो गई होगी, तो इस बात में देखेंगे। ऐसा क्यों? जब कन्वीनियंट है आप ईवीएम को ब्लेम नहीं करते, जो रिजल्ट आता है उसको स्वीकार करते, पर इनकन्वीनियंट है सिर्फ तब ईवीएम। देखो आ गया है तो क्या करोगे आप? मुझे ये नहीं समझ आता कि इस ईवीएम के अंदर 300 वोट कांग्रेस जीत रही है, जब रिकाउंटिंग होती है तो उसी सीट पर उसी ईवीएम में 6,000 वोटों से जीत दिखाई देती है। उसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ तो हो रही है ना। हार्दिक पटेल भाजपा ने अभिनंदन आपा बिल्कुल न। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक भी प्रकार का और दिल से अभिनंदन नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ कर कहीं ना कहीं बेईमानी कर जीत हुई है। और मैंने बार बार कहा था अगर ईमानदारी और फेयर चुनाव हुआ होता है यहाँ पर तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हारती। और बड़ी देखने वाली बात यह है कि 100 सीट जहां तक ईवीएम मतलब एग्जिट पोल कह रहा था 125, 120, 115, लेकिन 100 सीट पर वो भी शंका नहीं कर सकते, ऐसा मामले पर खड़ा कर दिया। आप ये क्यों नहीं मानते कि पाटीदार ने शायद आपके जो दिया हुआ लाइन्स था उसके इसमें नहीं किया वोट? आप ईवीएम क्यों ब्लेम नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं मानते कि शायद आप जो चाहते थे वैसा नहीं आया? देखो स्वाभाविक है, हम तो यही चाहते हैं कि जो अत्याचारी और अहंकारी उन लोगों की हार हो। पहली बात पाटीदार वोट बैंक की जहां तक बात है तो पाटीदार इलाका में तो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। हाँ एक दो मतलब मान सकते विजय भाई रूपानी का एरिया मतलब राजकोट है, सूरत है। और जहां तक हम नितिन भाई की बात करते हैं नहीं सौराष्ट्र के अंदर सारी जगह, अमरेली, जूनागढ़ के अंदर, राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-3 सीट, ये सारी सीट पाटीदारों की अच्छी तरह से हुई है। काफी भरोसा है, काफी अच्छा होगा, काफी लड़ेंगे।
तो हार्दिक पटेल को आप सुन रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका बरकरार है, लेकिन हार से वो निराश है और डे वन से जो ईवीएम का मुद्दा वो उठाते आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है बीजेपी जीती है, वो इसलिए जीती है क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। बिल्कुल, लेकिन जो भी गुजरात के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे उनके लिए चुनौती भी दे दी है। कहा है कि अपना जो आंदोलन है वो अगले 5 दिन के बाद फिर शुरू कर दिया